नंदनादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं जय महाराष्ट्र। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। शिवसेना लीडर शंभूराज देसाई ने वजीर के तौर पर संभाली अपनी जिम्मेदारी। कहा, महाराष्ट्र में सेहत को लेकर हैं काफी मौके। डॉक्टर मनमोहन सिंह की यादगार को लेकर सियासत शुरू। साइना एनसी ने कहा, कांग्रेस ने अब तक नहीं बनवाई नरसिम्हा राव की यादगार। मुंबई के कुर्ला वेस्ट में वाक़ वाजिद अली कंपाउंड में आग से करोड़ों का नुकसान। इस हादसे में 50 से ज्यादा गोदामों को पहुंचा नुकसान। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के बाद अब बलदियाती इलेक्शन की तैयारियां जारी। अबू आसिम आजमी ने कहा, इनकी पार्टी 150 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी इंतखाब। मुंबई में तबला नवाज उस्ताद जाकिर हुसैन को दिल की गहराइयों से पेश किया गया खराज तहसीन। कई मारूफ शख्सियात ने की शिरकत। मुंबई में भी बदला मौसम का मिजाज। दर्जा हरारत में दर्ज की गई गिरावट। और अब खबरों की तफसील। शिवसेना लीडर शंभूराज देसाई ने वजीर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सियाहत को लेकर काफ़ी मौके हैं, इसको लेकर काम करने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि माइनिंग से महाराष्ट्र हुकूमत को काफ़ी फ़ायदा हासिल होता है, इस पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। मेरे पास जो पोर्टफोलियो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और दोनों उप मुख्यमंत्री महोदय ने दिए हैं, वो डिपार्टमेंट का आज मैंने ऑफिस में जाके चार्ज ले लिया है। मेरे पास टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट में महाराष्ट्र में बहुत काम करने को स्कोप है। इंटरनेशनल दर्जे का टूरिज़्म महाराष्ट्र में डेवलप करने की संधियाँ महाराष्ट्र में है। अनेक डेस्टिनेशन, बहुत सारे डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऐसे हैं जिनका एक्सपेंशन हम कर सकते हैं, जिनको एक्सटेंड हम लोग कर सकते हैं, जहाँ पे और अच्छी तरह की फैसिलिटीज़ हम डेवलप कर सकते हैं। और इसके लिए पूरा एक इंटरनेशनल अच्छा सा जो सलाहकार रहेगा, जो हमको इस बारे में गाइड करेगा, ऐसी एजेंसी के लिए चर्चा करने का मैंने हमारे डिपार्टमेंट के सचिव महोदय को आदेश दिया है। इसको सामने रख के महाराष्ट्र में इको टूरिज़्म है, फॉरेस्ट टूरिज़्म है, फोर्ट टूरिज़्म है, वाटर स्पोर्ट्स है, एग्री टूरिज़्म है, ये विविध क्षेत्र में अच्छा सा काम करने के लिए मैंने एक आराखड़ा, एक प्लान बनाने को मेरे डिपार्टमेंट को कहा है। इसके लिए एक अच्छी सलाहकार कंपनी भी हम लोग अपॉइंट करने का सोच रहे। जल्दी ही आपको एक अच्छी टूरिज्म की पॉलिसी महाराष्ट्र के हम लोग सामने लेके आएंगे। मेरे पास माइनिंग भी डिपार्टमेंट है, जो मेजर माइंस है वो माइनिंग का भी मैंने आज रिव्यू लिया। जो माइनिंग स्लॉट्स ऑलरेडी सैंक्शन है लेकिन वो चालू नहीं हो पाए, उनको चालू करने के लिए जो भी उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स है उसके बारे में भी अगले महीने में जनवरी के फर्स्ट वीक में मैं सब कंसर्न अथॉरिटीज़ की, सब कंसर्न डिपार्टमेंट्स की एक जॉइंट मीटिंग मुंबई में ले रहा हूँ। क्योंकि मेजर माइनिंग डिपार्टमेंट ये महाराष्ट्र में करीबन 3,000-3,500 करोड़ का रेवेन्यू महाराष्ट्र के गवर्नमेंट को। आज दिल्ली में साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। इस मौके पर महाराष्ट्र कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनमोहन सिंह को याद किया। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि आज मुझे कमज़ोर वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन कह रहा, लेकिन आने वाला दिन बताएगा कि मैंने मुल्क के लिए क्या काम किया है। और हमारे देश के माजी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की तरफ से और पूरी महाराष्ट्र की जनता की तरफ से। उन्हें उस समय में कहा था कि मैंने प्रधानमंत्री कर जो काम किया है उसको आज
लोग कमकुवत प्रधानमंत्री करके मेरी आलोचना करते हैं, लेकिन भविष्य बताएगा कि मैं कनखर था। और आज आप देख रहे हो कि जिस दिन से यानी 26 तारीख से आज और आने वाले कल में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने देश के लिए जो आर्थिक प्लान किया था, आखिरी इंसान को दिल्ली की सरकार न्याय देती है, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, गरीब हो, सबको न्याय देने की, व्यापारी हो उनको न्याय देने की जो सरकार की मानसिकता होती है, उसका एक उत्तम उदाहरण डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने। साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की आज आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। कांग्रेस ने मांग की है कि जहां आखिरी रसूमात अदा की गई वहीं मनमोहन सिंह की यादगार बनवाई जाए। इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई। शिवसेना की लीडर शाइना एनसी ने कहा कि मनमोहन सिंह एक अच्छे इंसान और वज़ीर-ए-आज़म थे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस गैर ज़रूरी तनाज़ात को हवा देती है। 2004 में नरसिम्हा राव की मौत हुई, वो कांग्रेस के लीडर थे, लेकिन कांग्रेस ने आज तक इनकी यादगार नहीं बनवाई। A leader of the stature of Manmohan Singh ji has got accolades across the country. The question that the Congress party is raising is sheer controversy driven. Let them be reminded that they never even built a memorial for the former Prime Minister Narasimha Rao ji, who was a leader of their own party. Isn't it ironic that the Congress president is writing to the Honorable Prime Minister about traditions and the funeral place becoming the sacrosanct venue for a memorial? They should be reminded, Kharge ji, specifically that how the Congress-led UPA never even built a memorial in Delhi for former Prime Minister Narasimha Rao ji, who passed away in 2004. So why build a controversy out of nothing? This has been the ultimate respect for Manmohan Singh ji across the party lines as a tall statesman of our country who we respect and revere. So the Congress party should move beyond just unnecessary. मुंबई के कुल्ला वेस्ट में वाक़े वाजिद अली कंपाउंड में आग नमूदार हुई और आग से काफ़ी नुकसान पहुंचा। मुकामी लोगों ने कहा कि जैसे ही आग लगी इन्होंने फायर ब्रिगेड को इतला दी, लेकिन फायर ब्रिगेड को यहां पहुंचने में काफ़ी वक्त लग गया, जबकि फायर स्टेशन की दूरी महज 2.5 किलोमीटर है। इस हादसे में 50 से ज़्यादा गोदामों को नुकसान पहुंचा। बहरहाल काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। पड़ा कि जैसे धुआं पूरा हो गया तो बच्चे लोग चिल्लाए यहाँ पे उनके जो है कि धुआं आ रहा, पूरा आग लग गई जो है से। तो हम लोग भी यहाँ पे अपने घर से निकल के जो यहाँ पे गले में से जो निकल के हम लोग देखे जो है तो आग 5 ही फुट में थी वहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने अपना फायर बाटला लिया, जो था एक्सप्रेशन वहाँ पे हम लोगों ने लेके गए बुझाने के लिए, लेकिन आग बुझ नहीं पाई वहाँ पे जो है। तो उसके बाद में हमने तुरंत कॉल किया जो है फायर को, जो से फायर के कॉल करने के बाद में कम से कम 50 मिनट के बाद में गाड़ी है, जो कि यहाँ से मोरल फायर स्टेशन 2.5 किलोमीटर यहाँ से जो है। हाँ, गाड़ी को आने के लिए कम से कम 50 मिनट लगा यहाँ पे जो है। और जब तक आग पूरी मतलब फैल चुकी थी, मतलब यहाँ पे जो है मैंने लगभग आग जो लगभग मेरे ख्याल से 4:30 बजे के आसपास लगी। 15 मिनट में तो धुआं उठा जो है इसकी वजह से। तो मैंने लगभग 4:45 बजे जो है मैंने कॉल किया जो है वहाँ पे रह रहे थे गाले के। सरपंच संतोष देशमुख के कत्ल के खिलाफ लोगों ने आज भीड़ में जमकर एहतजाज किया। मनोज जारंगे पाटिल ने सीएम फडणवीस से इस मामले में कार्रवाई करने की अपील की। एहतजाज में मौजूद लोगों ने कहा कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई और मुजरिमों को पकड़ा नहीं गया तो रियासत भर में एहतजाज किया जाएगा। आणि ज्या पद्धतीने सभागृहामध्ये सरकारच्या माध्यमातून घोषणा झाली, एसपी साहेबची बदली झाली, ह्या 2-4 दिवसामध्ये कडक कारवाई होती, हे पण प्रामाणिकपणे आम्ही सांगतो। काही अटक झाले, 2 नंबरचे धंदे बंद झाले, पण सर्वात महत्वाचं साहेब की आमची घडीचा काटा एकाच ठिकाणी अडकतो की या वाल्मिक कराडला त्याचं कनेक्शन डायरेक्ट लागतं खंडीमुळे 302 मध्ये 19 दिवस झाले, अजून सुद्धा त्याला एका गुन्ह्यामध्ये अटक नाही आणि दुसऱ्या गुन्ह्यामध्ये तुम्हाला सांगतो अजून त्याचं 302 मध्ये कट कारस्थान नेमलेलं आहे। 307 मध्ये अडकवा, 302 मध्ये अडकवा, हजारो बेगुन्हा नागरिकांवरती या ठिकाणी खटलेले। या परळी तालुक्यामध्ये गोदावरी नदीतून दररोज 300 हायवा ह्या वाळूचा उपसा करतात। कोणाच्या आहेत ह्या हवा?
पणजी म्हणजे माझ्या पणजीने त्यांचं नाव इथल्या संतोषी मातेवरून संतोष ठेवलं होतं आणि मी याच ठिकाणाहून तुम्हाला सर्वांना एक विनंती करते की माझ्या वडिलांना हा न्याय मिळालाच पाहिजे आणि तसंच तुम्हाला तर माहिती आहे त्यांची हत्या कोणत्या प्रकारे झाली। मुंबई में तबला नवाज उस्ताद जाकिर हुसैन को दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश किया गया। यहाँ मौजूद मेहमानों ने इनके मीरास और आलमी मौसीकी और इंसानियत पर रोशनी डाली। इस प्रोग्राम में न सिर्फ मौसीकी बिरादरी के अरकान शामिल थे बल्कि ख़ानदान, दोस्तों और मद्दाहों के साथ सिनेमा, सियासत और कारोबार की दुनिया की मुमताज़ शख्सियात भी शामिल थीं। एक साथ इन्होंने उस उस्ताद को इज्जत बख्शी जिसकी मौसीकी ने हदों से तजावुज़ किया और पूरी दुनिया के दिलों को छू लिया। भगवान से प्रार्थना करता हूँ समस्त शिष्य परिवार की ओर से कि वो जहाँ भी हैं हमें आशीर्वाद देते रहें, उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे और हमें उसी तरह से प्रेरित करते रहें। उनके कार्य में उन्होंने अनेक गुरु मंत्र छोड़े हैं, उनका कार्य इतना ज़बरदस्त है। उन गुरु मंत्रों पर हमें साधना करनी है, चिंतन करना है और उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए हम ये करते रहेंगे। हम उनका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे, हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। मुझे याद है कि पहले गिरगांव में जाकिर भाई 5 साल के थे तब मैंने सुना था, मेरी उम्र 8 साल की थी और तब 5 साल में आला रखा खां साहब, उस्ताद आला रखा खां साहब के गोदी में बैठे थे और उन्होंने इशारा किया शुरू करो बजाओ। ये प्रसंग है कि उस्ताद आमिर हुसैन खां साहब अपने उस्ताद मुनीर खां साहब की बरसी करते थे, उसमें जाकिर भाई बजा रहे। उम्र 5 साल की है और मैं 3 साल बड़ा हूँ, 8 साल की उम्र। उस टाइम में मैंने जो जाकिर भाई में ऊर्जा देखी, वो ऊर्जा अभी लास्ट जुलाई महीने में हम सब लोगों ने देखा, वो ही ऊर्जा कायम थी उनकी। एक
तसु भर भी कम नहीं हुई थी ऊर्जा। कुछ लोग होते हैं, कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो कलाकार तो मामूली होते हैं, आदमी बड़ा होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो कलाकार तो बड़ा होता है, आदमी छोटा होता है। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो कलाकार भी बड़ा होता है और आदमी भी बड़ा होता है। महाराष्ट्र में आम असेंबली इंतखाबात के बाद अब बलदियाती इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं। समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी ने कहा कि इनकी पार्टी अपने बल पर इलेक्शन लड़ेगी। इन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी अब रियासत में मौजूद नहीं है। आजमी ने कहा कि समाजवादी पार्टी इस बार बलदियाती इंतखाबात में 150 से ज्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। लेकिन ये इंडिया अलायंस नहीं है, ये महाविकास आघाड़ी है। महाविकास आघाड़ी में पहले ही जो है, मैं तो पहले अलग हो चुका हूं क्योंकि हम सांप्रदायिकता बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और अभी आपने देखा आदरणीय उद्धव जी ने कह दिया कि मैं अकेले लड़ूंगा इलेक्शन, और इसी तरह ये हालत है। समाजवादी पार्टी अकेले इलेक्शन लड़ेगी। कम से कम हम 150 सीटें लड़ेंगे अब की बार। हमारी पूरी तैयारी, हम पार्टी बनाएंगे। और हम देख रहे हैं कि अलायंस होने के बाद भी कोई कोऑर्डिनेशन रहता नहीं है सीटों के बंटवारे में। असेंबली इंतखाबात खत्म होने के बाद तमाम सियासी पार्टियां कॉरपोरेशन इंतखाबात में मसरूफ है। जालना के एमएलए अर्जुन खोदकर ने यकीन जाहिर किया कि यहाँ मेयर शिवसेना का ही होगा। इन्होंने ये भी कहा कि मरकज़ और रियासत में हमारी हुकूमत है और अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हमारे कंट्रोल में आ जाए तो तरक्की को रफ्तार मिलेगी और लोगों को काम मिलेगा। इन्होंने ये भी कहा कि जालना के हर वार्ड और हर गली में काम किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे नाजिम ने इनसे खास बातचीत की। विधानसभा चुनाव की लगभग खत्म होने के बाद अभी सभी पार्टियां महानगर पालिका के चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। सभी राजकीय पार्टी की तरफ से मोर्चेबांदी भी शुरू है। जालना महानगर पालिका अस्तित्व में आने के बाद में पहली बार जालना महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है। इस संदर्भ में बोलने के साथ में अपने साथ में शिवसेना आमदार तथा माजी मंत्री अर्जुन खोदकर है। भाऊ, पहली बार महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है, किस तरह से आपकी तैयारी है? पहिला महापौर हा शिवसेनेचा होणार या तीळ मात्र शंका नाही। मी लोकांना लोगों से अपील हम कर रहे हैं कि सेंटर में हमारी सत्ता है और राज्य में हमारी सत्ता है, स्थानिक आमदार मैं हूँ, तो महापालिका भी हमारे पास देना चाहिए। और मुझे पूरी विश्वास है इस बार लोगों ने तय कर लिया कि भाई महापालिका शिवसेना के पास देनी है। अगर ऐसा होता है तो विकास में गति आएगी। बढ़ती मुनाफरत को ख़त्म करने और आपसी भाईचारे को मुस्तहकम करने के मकसद से अकोला में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से एक सिंपोजियम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब और मकतब फ़िक्र के अफराद को इकट्ठा करके तबादला ख्याल किया गया। हिंदुस्तानी समाज में आपसी भाईचारे में कमी की वजूहात और हल के उन्वान से मुनक़िदा इस प्रोग्राम में अहमदनगर से डॉक्टर रफ़ीक पानेकर ने खुसूसी शिरकत की। तमाम ही मेहमानों ने नफरत को ख़त्म करने के लिए खुसूसी इक़दाम उठाने पर जोर दिया। काफी अच्छा गदगद हुआ। जो आज के इस देश के अंदर जो हिसाब से अभी जो वातावरण है, ऐसे वातावरण के अंदर डॉक्टर साहब ने जो विचार रखे हैं, आपसी भाईचारे के अंदर ही देश की प्रगति है। मानवता ही धर्म मेरा, इंसानी थी। मुंबई का मौसम आज काफ़ी खुशगवार रहा। शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई और आसमान पर गहरा कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में गिरावट देखी गई। कई जगह लोग आग जलाकर ठंड को दूर करते नजर आए। महकमा मौसमियात ने कहा कि मुंबई में अगले दिन भी मौसम खुशगवार रहेगा। जुज़वी तौर पर आसमान अब्र आलूद है। शहर के कई इलाकों में हल्की सी दरमियानी बारिश नोट की गई। सुबह सवेरे दर्जा हरारत कम से कम 19 डिग्री सेल्सियस जबकि दोपहर में 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 6 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। हाल ही में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के करीब समंदर में हादसा पेश आया था, जिसमें तकरीबन 14 अफराद हलाक हो गए थे, जबकि 100 से ज़्यादा अफराद को बचा लिया गया था। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के हीरो थे आरिफ, जिन्होंने कई लोगों की जान बचाई। आरिफ के इस कारनामे के बाद कई लीडरान इनसे मुलाकात करके इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे अमजद खान ने आरिफ से ख़ास बातचीत की, तो आप देखिए आरिफ से की गई ये ख़ास बातचीत। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। अगर बात करें गेट ऑफ इंडिया में जो कुछ दिन पहले हादसा हुआ था, वहाँ पर तकरीबन 14 लोगों की जो है वो मौत हो गई थी और तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया गया था। लेकिन वहाँ पर अगर बात करें तो आरिफ बामने जो है वहाँ के हीरो रहे, जिन्होंने 35 से ज़्यादा लोगों की जो है वो जान बचाई थी। और अगर बात कर ले उद्धव ठाकरे की और शरद पवार की, तो तमाम जो लोग हैं आरिफ बामना से मुलाकात कर रहे हैं और उनका सत्कार करते हुए नज़र आ रहे हैं। और महाराष्ट्र की अगर विधानसभा की बात करें तो महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर भी नागपुर स्टेशन में आरिफ बामना का जो जिक्र है
वो गूंजता हुआ नजर आया। हमारे साथ खुद आरिफ बामना जी मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। आरिफ जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? आज देश भर में आपके चर्चे हैं, महाराष्ट्र के विधानसभा में भी आपका चर्चा हुआ, आपने 35 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई। कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसे बंदे जो ऑलमोस्ट अपनी जान गंवा बैठने वाले थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे को दरिया बनाया, रेस्क्यू किया अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वजह से शायद अल्लाह ने ये इज्जत दी कि मैंने आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन में बोलता हूँ, अनएक्सपेक्टेड जो बोलते हैं ना, वो बात अभी दिखने में आ रही है। घर में तो मेरे को खुशी का माहौल इतना है ना कि जब भी मैं घर जाता हूँ, अभी मैंने एक्चुअली ना 8 दिन से मैं छुट्टी ले रहा हूँ, और जो इंटरव्यू होने के बाद घर पे जाता हूँ तो घर में तो खुशी का माहौल देख के बहुत मज़ा आती है, बहुत अच्छा लगता है। गांव में भी अभी मेरे लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे, तो उनकी फीलिंग को समझ सकता था कितनी खुशी महसूस करे वो लोग। कल जब मैं गांव में गया था, वो मेरा इतना वेलकम, ये अनएक्सपेक्टेड था सब। ये क्या बोलते ना, देयर इज नो वर्ड्स इन माय डिक्शनरी इन शॉर्ट। आरिफ जी, ये बताइए कि आपको डर नहीं लगा जब आप रेस्क्यू करने गए? तो एक इंसान होता है कि डरता है कि मैं रेस्क्यू करने किस तरीके से उतरूँ और कैसे जाऊँ। आप उस वक्त क्या हालात थे और आपको उस वक्त जो है डर वगैरह नहीं लगा था? सर एक्चुअली ये हम लोग के पास 8 मिनट का ही समय था। यानी जो मैंने एक्सीडेंट का जो एरिया था, जब हम लोग को कॉल है कि वो एक्सीडेंट एरिया में आपको जाके ना रेस्क्यू करना, तो 20 मिनट का रनिंग था। तो डिप्टी कंट्रोल ने बता दिया था कि थोड़ी स्पीड जाके ना जितना हो सके रेस्क्यू करो। तो 8 मिनट में हम लोग ने पूरा सामान रेस्क्यू का पूरा रेडी करके रेडी रखा था। उसमें लाइफ रिंग था, रिंग बॉल, लाइफ जैकेट था। जैसे ही वो एक्सीडेंट एरिया में गए तो ये देखा ही नहीं कि कोई नॉन मुस्लिम है, ये तो सब हेल्प की आवाज़ आ रही थी, बचाओ की आवाज़। रेस्क्यू करना चलूँ, वो टारगेट ही नहीं था कि अपनी जान से मैंने जान के जान से खेल के ना बोले कुछ करना पड़ेगा अपने को। उसमें एक तपस लड़का था और नंदू था और अपनी किफ़ायत मुल्ला वो ड्राइवर था। सबने यही टारगेट रखा था कि करना है तो करना है बस। आपको कितना साल हो गया यहाँ पर फेरी के अंदर? मतलब मेरे पीछे समुंदर भी है, कितने साल हो गए आपको इस समुंदर से बातें करते हुए? ये अभी 18-20 साल से हम लोग यही काम कर रहे हैं। एक्चुअली पहले एज ए सीमेंट मैंने काम किया और एज ए मास्टर मैंने 16-18 साल हो गया। अब आप मुंबई कब आए थे? मतलब मुंबई रोजी रोटी की तलाश में आए थे कि मुंबई, मतलब आप कोकन साइड के हैं, कोकन साइड भी समुंदर है, तो यहाँ पर आप रोजी रोटी की तलाश में आए थे, किस वजह से मुंबई का रुख किया था? एक्चुअली अपना जो बामने जो है उनके जितने भी बिजनेस है ना, मोस्ट ऑफ बंदे उनके बिजनेस है ना वुडन बोर्ड के ही है। तो फेरिया बोलो, गेट ऑफ इंडिया बोलो, बेलाट पियर बोलो, सबके अलग अलग। ये जो बेलाट पियर का शिफ्ट टू शोर है वो मेरे खुद ससुर का था। वो ससुर ऑफ होने के बाद वो बिजनेस हम लोग ने थोड़ा मैंने क्या बोलते थोड़ा लॉस हुआ। थोड़ा पहले कॉलेज तो मैंने यहीं से किया था, महाराष्ट्र कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था BA में। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि भाई लोगों को अगर, और सरकार को कि लोगों को अगर जाना है, समुंदर के बीच जाना है और सरकार को कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि लोगों की जान बचे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? पहले तो जो भी मैं यानी क्या बोल रहा हूँ, जो भी बोट पे ऑन बोर्ड रहेगा तो मैं तो यही बोलूँगा प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। पहले तो लाइफ जैकेट पहनना है किसी भी हाल में, क्योंकि ये रेस्क्यू के उनके खुद की जान के लिए भी यानी टेंशन नहीं कुछ। यानी अगर कोई गिर भी जाता है, एक्सीडेंट हो भी जाता है, तो अपने अगर लाइफ जैकेट पहना हुआ नहीं हो तो जान तो अल्हम्दुलिल्लाह बचेंगे उनकी। क्योंकि वो फ्लोट रहने के बाद अगर यानी रेस्क्यू करना रहेगा उनको तो रेस्क्यू करने में दिक्कत नहीं आएगी। सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि सरकार को क्या करना चाहिए कि जो लोगों मतलब यहाँ पर कुछ चीज़ बेहतर हो? ये कि अभी हर जगह पे अगर चैनल में अगर बोट खड़ी करेंगे, पेट्रोलिंग बोट बोलो, ऐसे स्टैंड बाय रखेंगे, तो अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है ना तो इतनी कैजुअलिटी नहीं होगी जितनी उस दिन हुई थी। क्योंकि मैं तो समझता हूँ थोड़ा दो चीज़ की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई। जब आदमी अगर बंदे अगर लाइफ जैकेट पहनते थे तो इतनी बड़ी कैजुअलिटी होना मुश्किल था। और दूसरा कि वक्त पे अगर जब मैंने बोट अगर स्टैंड बाय रहते उधर तब भी इतनी कैजुअलिटी नहीं होती थी।